बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलिए हम देखते हैं। हमने जो है वो इसी में बहुत हैवी हो गया। चलिए लास्ट हमने आई थिंक 47 डिस्कस किया था। इस पे हमें मार्क लगा हुआ नज़र आ रहा है, तो 47 ही हमने जो है वो लास्ट डिस्कस किया होगा MCQs। आगे चलते हैं जी, देखते हैं 48। द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? वाई एक्सिस के पैरेलल है तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट होगी। सो x इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज x इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है ना, लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू -4/3, x इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें एक्स वाई भी है, कांस्टेंट भी है, ये एक स्टैंडर्ड लाइन की इक्वेशन गिवन है। इसमें x और y है, कांस्टेंट नहीं है, ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही होगी। और ये है y इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो y इज इक्वल टू कांस्टेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। दिस इज y इज इक्वल टू -11/7। ठीक है जी, तो पैरेलल टू y है तो ये होगी पैरेलल टू y। उसके बाद 49, अच्छा फॉन्ट साइज सही है, थोड़ा बड़ा कर लें, मतलब से इतना काफ़ी होगा। ठीक है जी, चलें। उसके बाद हमारे पास है 49। 49 है 1/2 टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1, 2/2 का एक डिटर्मिनेंट है। या वो ये कह रहे हैं 1/2 टाइम्स ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज़ द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है ना, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो है ना वो ये फॉर्मूला हमारे पास है। और बेसिकली है ये कि देखें, अगर आप इसमें से R1 में से R2 और R2 में से R3 माइनस करें तो फिर आपको 100 मिलेगा। और इस अगर कॉलम से आप एक्सपेंड करें तो फिर आपको ये रिजल्ट मिलेगा 1/2 एज इट इज़ रहा। x2 माइनस x1, अच्छा इसमें से इसको माइनस किया, R1 को R2 और R3 में से माइनस कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ दो जगह ज़ीरो आ जाएंगे, तो फिर एक्सपेंड करने पे ये मिलेगा। सो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर आपको याद हो ना, वो भी 2/2 का डिटर्मिनेंट था, बट उसमें डायगनल्स वाले जो कोऑर्डिनेट्स थे ना उनका डिफरेंस था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो वो था x1 माइनस x3 y1 माइनस y3 और x2 माइनस x4 और y2 माइनस y4, चारों जो है वो वर्टिसेस उसमें यूज़ हो रहे थे, और जो डायगनल्स वाले थे उनका डिफरेंस जो है वो लिया जा रहा था, इस तरीके से था। तो चलें, उसके बाद है इफ़ द कोऑर्डिनेट्स a एंड b एंड इज 2/5 द वे फ्रॉम a देन द रेशो, अच्छा थोड़ा सा आगे पीछे लिखा हुआ है। बेसिकली एक पॉइंट है जो कि a से b है और 2/5 द वे है। 2/5 द वे का मतलब क्या होगा जनाब? 2/5 द वे, तो रेशो की फॉर्म में क्या होगा? 2:3। गुड। 2/5 द वे का मतलब है कि अगर हम उस वे की करें 5 हिस्से, उस लाइन के करें 5 हिस्से, तो ये 2 और बाकी कितने बचे? 5 में से 3, तो 2:3। बिल्कुल ठीक है जी, 2:3। ठीक है, हम बात कर चुके हैं। हमने कहा था अगर हमारे पास 1/3 है, अगर कोई पॉइंट हमारे पास जो है ना वो क्या है, वो 1/3 है, तो 1/3 का मतलब क्या था? 1/3 का मतलब था कि अगर लाइन के 3 हिस्से हों तो एक हिस्सा और बाकी बचे 2। जिस तरह हमने कहा कि एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है जो मैं अक्सर हमेशा देता हूँ, पाकिस्तान के पास कश्मीर का 1/3 है। सो 1/3 मीन्स कि अगर कश्मीर के 3 हिस्से किए जाएं तो एक हमारे पास है और 2 हिस्से इंडिया के पास हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक हमारे पास है और 3 हिस्से उसके पास हैं, तो ये तो टोटल 4 हिस्से हो गए। ठीक है ना, इसी तरीके से लेट सपोज अगर हम ये कहें कि 1/2, तो 1/2 का मतलब रेशो की फॉर्म में 1:1 होगा। लाइन के या चीज़ के 2 हिस्से किए जाएं तो उसमें से एक और बाकी बचेगा एक। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि आप इसको 1:2 लिख दें। ठीक है जी, अगर हाफ है, अगर हमारे पास हाफ है तो इसका मतलब 1:2 नहीं होगा। 1:2 का तो मतलब होगा आपने 3 हिस्से किए, 3 में से एक हिस्सा ले लिया और फिर 2 हिस्से ले लिए। तो अगर आप हाफ कर रहे हैं तो हाफ का मतलब है बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गया और 1:1 की रेशो जो है वो बनती है। ठीक है जी, तो ये ज़रा ध्यान में रखिएगा। ये 2.2, 2.4, 2.5 में 3 क्वेश्चन हैं, पेपर में आ चुके हैं, जिसमें इसी तरीके से हमें रेशो गिवन है। 51, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। चलें जी, दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस, और अनफॉर्चुनेटली वो इक्वेशन यहाँ से मिसिंग है, तो आप देख के बता दीजिएगा। वैसे पैरेलल लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस का जो फॉर्मूला था ना वो याद है क्या था? हमने कहा था कि दोनों के कांस्टेंट का डिफरेंस ले लेंगे, दोनों के कांस्टेंट के डिफरेंस का मॉड
और इनका मॉड ले लें। अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी बिल्कुल स्क्वायर। ठीक है जी, रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो ए और बी बराबर होंगे। अच्छा बाय द वे 51 की अगर आप इक्वेशन मुझे बता दें, 51 में देखें क्या इक्वेशन है 51 में। 7/√5, 2/√5। नहीं इक्वेशंस इक्वेशंस, इक्वेशन अच्छा, बताए ना, आंसर तो हम निकालते हैं। y इज इक्वल टू 2x+7, y इज इक्वल टू 2x+7 और दूसरी इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x+5। y इज इक्वल टू 2x+5। चलें जी, अब अगर हम इन इक्वेशंस को देखें ना तो बेसिकली इन इक्वेशंस को हम इस तरीके से लिखेंगे कि 2x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी 2x माइनस 5 और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हम सॉल्व कर चुके हैं। देखें ये जहन में रखिएगा कि पेपर पैटर्न चेंज होने के बाद ये क्वेश्चन 2 से 3 दफ़ा आया है, उस सूरत में हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे। फिर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना कि फॉर्मूला रखा और आंसर निकाला। हम एक लाइन पे एक पॉइंट ले लेंगे x1 y1, उस पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस निकालेंगे और रिप्लेस करेंगे। हमने प्रॉपर सॉल्व किया था। बट हमने कहा कि अगर एमसीक्यूज में आए तो एमसीक्यूज में भी हमने जो इससे पहले अपने हैंड आउट में देखा था तो उसमें कोफिशिएंट चेंज करके भी देखा था, बट चेंज भी होगा तो कॉमन निकालने पे सेम हो जाएगा। अच्छा डिस्टेंस होगा क्या, डिस्टेंस होगा ये कि एक का कांस्टेंट लेंगे, लेट सपोज 7 ले लिया, दूसरे का साइन चेंज किया -5 हो गया, और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, रूट में वो डेफिनेटली सेम होंगे, 2 - 1 2 - 1, तो 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो 7 में से 5 गए 2 आएंगे, और अपॉन में कितना होगा 4 और 1 5 √5, √5 तो 2/√5 देख लीजिए। अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है तो वही आपका आंसर होगा, या रैशनलाइज हुआ हुआ हो सकता है 2√5 है बाई ही 5। ऑप्शन है। ठीक है जी, यही ऑप्शन है। चलें यही ऑप्शन है, सही है कि क्लियर है ना। तो जहन में रखिएगा पेपर पैटर्न चेंज होने के बाद ये क्वेश्चन जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा आ चुका है, 5 मार्क्स का आया है, सेक्शन बी में आया है। उस सूरत में प्रॉपर सॉल्व करेंगे। 3.2 का ये क्वेश्चन है, प्रॉपर सॉल्व करेंगे उस सूरत में कि एक दो पैरेलल लाइन ली, एक लाइन पे पॉइंट लिया x1 y1, उससे पॉइंट तक का डिस्टेंस, और वो हमने जो किया था। और हमने उस वक्त भी बात की थी कि अगर एमसीक्यूज़ में आता है, हमने भी एमसीक्यूज़ में दिया था कि शायद एमसीक्यूज़ में आए, बट एमसीक्यूज़ में अभी तक तो नहीं आया। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, उस सूरत में दोनों के कांस्टेंट, अब देखें अगर इसका कांस्टेंट 5 ले लें और इसका -7 ले लें तो -2 होगा, मॉड फिर भी +2 कर देगा, और डिवाइडेड बाय एक्स और वाई के कोफिशिएंट डेफिनेटली पैरेलल लाइन में सेम होते हैं। तो ये फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे जब हमारे पास एमसीक्यूज़ में ये होगा। ठीक है, ख्याल रखिएगा। उसके बाद है दी फार्मूला ऑफ फॉर एंगल फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन, इस लाइन से इस लाइन के दरमियान में एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला। तो क्या होगा जी फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, अगेन हमारे पास जो है इस फॉर्म में दिया हुआ है, कोफिशिएंट की फॉर्म में दिया हुआ है ना। अच्छा हमने यूज़ नहीं किया कोफिशिएंट की फॉर्म में, बट ड्राइव करना कोई ऐसा इशू नहीं है। हमें ये पता है कि अगर आपको याद हो कि अगर दो लाइन जो हैं वो परपेंडिकुलर हों, तो याद है जी क्या कंडीशन थी, a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। और अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0 के मेथड में हमने यूज़ भी किया था। बेसिकली अगर दो लाइन एक की इक्वेशन हमारे पास है, एक लाइन हमारे पास है a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हैंड आउट में हम यूज़ भी कर चुके हैं, ये हम देख भी चुके हैं। आपसे कहा था कि अगर हैंड आउट भी साथ ही रखिएगा, ये मैंने पीडीएफ ओपन भी की हुई है, ताकि चूँकि हम डिस्कस कर चुके हैं तो वो भी आपको जो है वो नज़र आ जाए सामने सामने ही। ये हमने यहाँ कहीं डिस्कस किया ना, ये देखें 42 में ये दो इक्वेशंस हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो उस सूरत में a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। अगर सॉरी पैरेलल हैं तो a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि पैरेलल में x और y के कोफिशिएंट सेम होते हैं, तो ये x का कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हुआ माइनस ये x का y से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 0 के इक्वल होगा। और अगर परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर में हमने कहा था x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज होंगे और साइन चेंज होगा। अब जब इंटरचेंज होंगे ना तो a1 को a2 से और b1 को b2 से अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है जी, ये बात हमने की थी।
अच्छा ये बेसिकली ये वैल्यूज फाइंड कहाँ से हुई, ये कंडीशन ड्राइव कहाँ से हुई? ये कंडीशन बेसिकली ड्राइव हुई कि हम जब टेन थीटा फॉर्मूला बेसिकली ये यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ये परपेंडिकुलर के लिए, तो ये अपॉन में आएगा सॉरी A1 A2 प्लस B1 B2 और ये हमारे पास हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है जी। अब ज़रा देखिएगा, अगर ये कंडीशन हमारे पास ज़ीरो हुई तो वट एवर हेयर डिवाइडेड बाई ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी एंड टेन थीटा क्या होगा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी 90, ऐसे ही है ना जी। ठीक है जी। अच्छा अगर न्यूमरेटर वाली कंडीशन जीरो हुई तो अपॉन में कुछ भी हो, जीरो ओवर वट एवर दिस, ये जीरो होगा, थीटा इक्वल होगा टेन इनवर्स जीरो, टेन इनवर्स जीरो जीरो, दोनों लाइंस के दरमियान में एंगल जीरो का मतलब है कि लाइन होंगी दोनों पैरेलल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दो लाइंस की इक्वेशन हो, अच्छा ये ड्राइव भी कैसे होगा, बेसिकली स्लोप निकाला, स्लोप निकाल के फॉर्मूले में रखा, वन माइनस एम वन इंटू एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, उसमें रखा, रखने के बाद सॉल्व किया, डिनोमिनेटर कैंसिल हुआ और फिर उस सूरत में ये रिजल्ट आता है। बट अगर आपको ये कंडीशन याद है ना, ये यहीं से ड्राइव हुई है, तो इस कंडीशन से आप ये फॉर्मूला भी जो है वो लिख सकते हैं। तो अब होगा क्या कि अगर ये दो लाइन हमारे पास हैं, ये बेसिकली सब स्क्रिप्ट होंगे, A2x प्लस B2y प्लस C2। ठीक है जी। तो होगा क्या कि थीटा इक्वल होगा, ऊपर हमारे पास जो है वो ये वाली पैरेलल वाली कंडीशन है, नीचे परपेंडिकुलर वाली कंडीशन है, A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू जीरो, दिस A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू जीरो इज दिस, और ये तो माइनस है, ये माइनस है, ये नहीं हो सकता, ये माइनस है, ये नहीं हो सकता, या ये होगा या ये होगा। ठीक है जी। अच्छा ऊपर जो है ये इसमें प्लस आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब है ये है फॉर्मूला। ठीक है ना जी। अच्छा अब एक चीज़ है कि ऊपर लिखा हुआ है A1 B2 माइनस A2 B1, हम कहते हैं, हमने भी यही कहा हुआ है A1 B2 माइनस A2 B1। अच्छा A2 सही है, ठीक है यही है, एग्जैक्टली यही है। तो चलें यही हमारा आंसर है। अच्छा ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, ये बेसिकली A2 B1 माइनस A1 B2 भी हो सकता है, क्योंकि इज इक्वल टू जीरो है ना, तो आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन हमारे पास जो है वो क्या है, इसका बी है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है 53, द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो द ओरिजिन। जी तीनों में से कौन सी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है? C. ठीक है जी। इसमें एक्स और वाई दोनों है, कांस्टेंट भी है, ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही। एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट है, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। एक्स है वाई है, कांस्टेंट नहीं है। अगर कोई भी लाइन, कोई भी कर्व, स्ट्रेट लाइन और कर्व ओरिजिन से पास हो तो उसमें कांस्टेंट टर्म जीरो होती है। अभी ऊपर भी बात हुई थी। ठीक है ना जी। इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल, अभी बात की, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो A1 B2 B. माइनस A2 B1 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये है B। ठीक है जी। A1 B2 माइनस A2 B1 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। किसी ने कोई मैसेज किया? राव कह रहे हैं सर 52 एक दफ़ा दोबारा बता दें कि ये किस रिलेशन से किया है। 52 दोबारा बता दें, ये तो रिलेशन लिखा हुआ है भाई, ये तो लिखा हुआ है, ये रिलेशन है, ये हमने याद है, यहाँ से हमने कर लिया। वैसे तो बेसिकली ये ड्राइव होगा टेन थीटा इज इक्वल टू वन माइनस एम वन इंटू एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। इसमें से एम वन एम टू निकालें, माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशेंट ऑफ वाई, माइनस बी ओवर ए, बी वन ओवर ए वन, इसका होगा माइनस बी टू ओवर ए टू। उस टेन थीटा वाले फॉर्मूले में रखें, सॉल्व करें, फिर मिलेगा। बट अब आप ये काम कर लें। अच्छा अगर आपको ये दो कंडीशंस याद हैं तो बेसिकली ये जो दो कंडीशंस आ रही हैं ना वो इसी से तो आ रही हैं। अगर आपको याद हो तो वेक्टर वाले में भी हमने बात की थी, हमने कहा था अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उस सूरत में जो है, या दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। अच्छा कैसे होगा ज़ीरो? हमने कहा कि कॉस थीटा बराबर है किसके, ए डॉट बी ओवर ए मॉड बी मॉड। वहाँ से हमने कहा कि यार देखो अगर ए डॉट बी ज़ीरो हो जाए तो वो ज़ीरो होगा, फिर कॉस ज़ीरो जो है थीटा कॉस इनवर्स ज़ीरो, मतलब एंगल के फॉर्मूले से ड्राइव किया ना। यहाँ भी ये दो कंडीशंस तो हमें याद थी, ये फॉर्मूला तो हमने शायद पढ़ा भी नहीं था ना, इसको हमने यूज़ भी नहीं किया। ये दो कंडीशंस याद थी, ये दो कंडीशन जो है वो बेसिकली इस फॉर्मूले से आती हैं। अब ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है, ये पैरेलल वाली है, पैरेलल वाली ऊपर रखी, परपेंडिकुलर वाली नीचे रखी। बेसिकली फॉर्मूला तो ड्राइव होगा किससे, ये फॉर्मूला ड्राइव होगा इससे, टेन थीटा बराबर है क्या गलत, मैं फॉर्मूला बात पहले भी गलत पढ़ रहा था, आप लोगों ने बताया नहीं, M2 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M1 इंटू M2, मैंने इसको ऊपर नीचे कर दिया।
m1 और m2 यहाँ से निकाल के रखें। m1 क्या होगा माइनस b1 ओवर a1, m2 क्या होगा माइनस b2 ओवर m2। ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करें, एलसीएम लें, डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, सॉल्व होगा, ये रिजल्ट आएगा। अब ये रिजल्ट आ गया। अब देखें अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए, अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए, थीटा इक्वल होगा टेन इनवर्स वट एवर दिस डिवाइडेड बाई ज़ीरो इन्फिनिटी। थीटा इक्वल होगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी, टेन इनवर्स इन्फिनिटी इज़ 90। इसका मतलब है दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। अच्छा अगर न्यूमरेटर जीरो हो जाए, थीटा इक्वल होगा टेन इनवर्स जीरो ओवर वट एवर इज जीरो एंड टेन इनवर्स जीरो इज जीरो। और अगर एंगल जीरो है तो दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, दोनों के दरमियान का एंगल जीरो है। तो हमने तो बेसिकली इस कंडीशन को देखते हुए ये फॉर्मूला लिख दिया। अदरवाइज ये दो इक्वेशन हैं, इसमें वैल्यूज रखें, ड्राइव करें तो ये फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है जी। चलिए 52, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट का जो सम होगा वो जीरो के इक्वल होगा। 56, if two linear equations have the same x and y coefficient, the line represented by them are, अगर दो लीनियर पैरेलल। इक्वेशन में, बिल्कुल ठीक है जी, x और y के कोफिशिएंट सेम हो जाएं तो वो लाइंस होती हैं पैरेलल। बिल्कुल ऐसे ही है, हमने कहा था क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। और ये किसकी शोर आ रहा है, मोहम्मद अब्दुल्ला। ठीक है जी। अगर ये दो हैं, इनमें x और y के कोफिशिएंट जो हैं वो सेम हैं, अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो x और y के कोफिशिएंट सेम होते हैं, कांस्टेंट डिफरेंट होगा। अच्छा अगर कांस्टेंट भी सेम हो जाए तो फिर वो कोइंसाइड लाइंस होंगी, जो कि पैरेलली की एक कंडीशन है कि एक लाइन है और दूसरी उसी के ऊपर कोइंसाइड कर रही है। तो ये एक पैरेलल की भी एक सब कंडीशन कह सकते हैं। अदरवाइज पैरेलल का मतलब है कि ये दो लाइंस पैरेलल हैं, इनमें फिर कांस्टेंट जो है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट जो है ना वो y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये लाइन y एक्सिस को कहीं और कट करेगी, ये लाइन जो है वो किसी और पॉइंट पे कट करेगी। ठीक है जी। तो सर अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी तो साइन चेंज होंगे ना? नहीं यार देखो, डायरेक्शन अपोजिट वेक्टर तो है नहीं ना, ये तो लाइन है, लाइन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। आपने ये इस लाइन के ऊपर कोई से भी दो पॉइंट है, डायरेक्शन तो वेक्टर में आती है ना। वैसे तो स्ट्रेट लाइन है तो लाइन है, वो तो रे है, उसमें डायरेक्शन मैटर ही नहीं करती। समझ है ना, लाइन में डायरेक्शन मैटर नहीं करती, ऐसा ओके। कुछ नहीं है। ठीक है जी। तो ये इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ सिर्फ ये है कि वो एक्यूट एंगल बना रही है या ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है, तो वो तो फिर अगर पैरेलल है तो वो इंक्लाइनेशन तो उनका सेम ही होगा ना, वो एक्यूट हो या ऑब्ट्यूस हो, वट जो भी हो। ठीक है जी, ये पैरेलल हो गया। अच्छा 57, if the coefficient of the latter of two linear equations are those of the former reserve in order and with the sign of one coefficient change perpendicular। अगर हमारे पास होता क्या है, लंबी चौड़ी कहानी लिखी हुई और कुछ अजीब सी है, कुछ सेंस नज़र नहीं आ रहा। बेसिकली वो ये कह रहा है कि अगर कोफिशिएंट जो है ना उनके दो लीनियर इक्वेशंस के रिवर्स हो जाए, रिवर्स होना चाहिए इन ऑर्डर, रिजर्व नहीं रिवर्स ही होना चाहिए, विद साइन वन एंड कोफिशिएंट चेंज, और किसी एक का साइन जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके एक्स और वाई के कोफिशिएंट जो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है जी, और किसी एक का साइन चेंज होगा, किसी एक का, या एक्स का या वाई का, दोनों के नहीं, किसी एक का साइन जो है वो चेंज होगा, तो फिर लाइन जो है वो क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। if two lines if two these two lines and this condition then lines are क्या है। ठीक है जी, देखें जनाब ये दो लाइंस हैं और इन दो लाइंस में अगर ये कंडीशन बने, ये दो लाइंस हैं, इन दो लाइंस में अगर ये कंडीशन बने तो अब बताएं, ये एक अच्छा गुड एमसीक्यूज है। ठीक है जी, हम हमारे हैंड आउट में हमने इसको नहीं लिखा था और एक अच्छी कंडीशन है। देखें दो लाइंस में अगर ये कंडीशन बने, इन कंडीशन का मतलब क्या है, देखें दोनों के x के कोफिशिएंट की रेशो, दोनों के y के कोफिशिएंट की रेशो और दोनों के कांस्टेंट की रेशो अगर सेम हो जाए तो क्या होगा। इसका मतलब ये है, लेट सपोज अगर लिखा हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो हम ये कहें कि 4x प्लस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें इन दोनों के एक्स वाई के कोफिशिएंट की रेशो निकालें, a1 a2 2/4 3/6 और 6/12
सेम होने का मतलब है कि 1 होगी, ये रेशो, ये रेशो, ये रेशो, ठीक है। या चलें अगर 1 नहीं भी होती, फ्रैक्शन में आ रही है, कुछ भी है, छोड़ दें, 1 नहीं होती, इसको छोड़ दें, बस सेम है, मतलब रेशो जो है वो सेम है। अब अगर इनकी रेशो सेम है तो सेम होने का क्या मतलब होगा जी, ज़रा बताइएगा, किसी ने मैसेज करके बताया। कोइंसिडेंट पैरेलल हाँ पैरेलल होगी। बिल्कुल ठीक है जी, राव कह रहे हैं पैरेलल होगी। अच्छा, आई थिंक शहीर ने कहा कि कोइंसिडेंट होंगी। बेसिकली देखें कोइंसिडेंट होंगी, क्यों? क्योंकि ये एक बिल्कुल, देखें क्यों कोइंसिडेंट क्यों है। लेट सपोज मैं यहाँ पर इक्वेशन जो है ना वो ये लिखता हूँ, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इन दोनों में देखिएगा, अब इन दोनों में 2/4 बराबर है 3/6 बट बराबर नहीं है 4/5, ठीक है जी। मगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ से देखें 2 कॉमन निकाला, जब 2 कॉमन निकाला तो ये होगा 2x प्लस 3y और 5/2, ये हमारे पास हो जाएगा 2 कॉमन निकालने पे 2x प्लस 3y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0। तो पैरेलल तो हैं। अच्छा, जो कोइंसाइड है ना वो पैरेलल ही की एक सब कंडीशन है, एक पर्टिकुलर कंडीशन है जिसमें कांस्टेंट भी सेम हो जाएगा। तो इसमें तो कांस्टेंट भी सेम हो गया, तो अगर दोनों x दोनों y और कांस्टेंट की रेशो भी सेम है तो फिर वो पैरेलल की एक पर्टिकुलर कंडीशन है कि कोइंसाइड कर रहे हैं। एक लाइन है, दूसरी लाइन उसके ऊपर ही है, तो ये कोइंसाइड कर गए। यहाँ पे अगर x और y की जो है वो कोफिशिएंट सेम है, मतलब उनके कोफिशिएंट सेम तो रेशो सेम, बट कांस्टेंट डिफरेंट है, तो ये कोइंसाइड नहीं कर रहे बट पैरेलल है। तो पैरेलल तो एक जर्नल हो गई और कोइंसाइड उसकी एक पर्टिकुलर कंडीशन हो गई, बट यहाँ पे जो कंडीशन है वो आपको बताती है कोइंसिडेंट। क्लियर है राव और हुजैफा? सही है ना, बात समझ में आती है ना? पैरेलल और कोइंसाइड, तो ये कोइंसाइड कर रहे हैं। अच्छा ये देखें 59 में ये कंडीशन आ गई, a1 a2 is equal to b1 b2 is not equal to c1 c2, so parallel। जर्नल कंडीशन है ना, दोनों इक्वल नहीं है, बिल्कुल ठीक है, दोनों इक्वल अगर हो भी गए तो पैरेलल तो है बट एक पर्टिकुलरली पैरेलल में कोइंसाइड हो गए। देखिए जिस तरीके से हमेशा मैं समझाने के लिए कहता हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी भी डायग्राम की 3 साइड्स हैं तो आप कहेंगे ट्रायंगल है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि एक 3 साइडेड डायग्राम है जिसमें 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं, आप फिर भी बोले वो ट्राइंगल है, ठीक है भाई वो ट्राइंगल तो है, 3 साइड्स हैं वो ट्राइंगल है। मगर मैं आपको कह रहा हूँ कि उसमें 2 साइड परपेंडिकुलर भी हैं, आप फिर भी बोलेंगे नहीं सर वो ट्राइंगल ही है, क्योंकि 3 साइड है तो ट्राइंगल है। बिल्कुल ट्राइंगल है, मगर अब वो एक पर्टिकुलर कंडीशन हो गई कि उसमें जो है ना 2 साइड परपेंडिकुलर हैं, तो फिर वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अच्छा, उसी में अगर मैं ये कहूँ कि 2 साइड बराबर हैं तो ट्राइंगल तो है, मगर फिर हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तीनों बराबर हो जाए तो ट्राइंगल तो है मगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे अगर कांस्टेंट की रेशियो भी सेम हो जाए तो पैरेलल तो है, इस कंडीशन से आ गया कि वो पैरेलल है। अब अगर कांस्टेंट भी सेम हो गया तो फिर वो कोइंसाइड कर रहे हैं, बट अगर कांस्टेंट सेम नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि ये दो चीज़ें ये बता रही हैं कि वो पैरेलल हैं। क्लियर है ना भाई, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलें 60, इफ 3 लाइंस, 3 लाइंस दी गई हैं और उनको डिटर्मिनेंट में रखा और 0 आया तो क्या होता है जी? वो कॉन्करेंट। कॉन्करेंट, बिल्कुल ठीक है जी। कॉन्करेंसी की कंडीशन होती है a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, यानी कि तीनों के डिटर्मिनेंट जो है ना एक्स वाई के कोफिशिएंट और कांस्टेंट का क्या होता है, वो 0 के इक्वल होता है। ये होती है कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। इट मीन्स के ऑल द लाइंस और 3 लाइंस आर कॉन्करेंट। सो 61, इफ द 3 लाइंस आर टू बी कॉन्करेंट, आर भी लिख दिया और टू बी भी लिख दिया, चलें इफ 3 लाइंस टू बी कॉन्करेंट और आर कॉन्करेंट, दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए ना, ठीक है जी। तो अब हम ये कह रहे हैं देन द मैट्रिक्स फॉर्म बाय द कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन शुड बी, क्या होगा जी? अगर 3 लाइन कॉन्करेंट हैं तो उनके कोफिशिएंट का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होना चाहिए? सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। अरे यार क्या बात की है भाई,
थोड़ा सा खोपड़ी का इस्तेमाल सर करें। याद नहीं है, बता दें दोबारा। अच्छा अभी याद नहीं है, और भाई क्या हो गया। सिंगुलर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है ये बताएं। सिंगुलर मैट्रिक्स मैट्रिक में भी पढ़ा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो। भूल गए? सिंगुलर मैट्रिक्स याद आ गया। आ गया जी, बिल्कुल आ जाना चाहिए। सिंगुलर मैट्रिक्स में हम कहते हैं कि मॉड उसका होता है 0 के इक्वल। मैट्रिक में पढ़ा था ये, अक्सर मैट्रिक में एमसीक्यूज आता है, बल्कि मैट्रिक क्या फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था और फर्स्ट ईयर में भी एमसीक्यूज आता है। अच्छा मसला वही है कि आप लोगों ने पेपर ही नहीं दिया ना फर्स्ट ईयर का, ठीक है। पेपर देते तो फिर कुछ याद भी रहता। चलें, सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है ना, तो अब अगर देखें कॉन्करेंट लाइंस हैं और उनके कोफिशिएंट का हम एक डिटर्मिनेंट जो है ना, सॉरी एक मैट्रिक्स जो है वो फॉर्म करें, तो इसका मतलब है कि अगर वो अगर डेफिनेटली वो सिंगुलर होगा तो उसका डिटर्मिनेंट सोल्यूशन 0 होगा। 60 में है ना ये डिटर्मिनेंट सोल्यूशन 0। डिटर्मिनेंट सोल्यूशन 0 का मतलब जो है वो क्या है, इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स है वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है ना जी। आइडेंटिटी तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है, नॉन सिंगुलर में इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है जी। 62। सर ईद की छुट्टियां क्यों नहीं दी आज? अबे भाई क्या हो गया, मुझसे ना पूछो, ये आप सर सोएब से पूछना भाई कि ईद की छुट्टी क्यों नहीं दी। मतलब कितनी छुट्टियां करोगे भाई ईद की, ले लो क्लास पढ़ लो थोड़ा सा। पहले बोला था पीरियड्स होगी छुट्टियां, उसके बाद क्लास होगी। अच्छा बोला था पीर को होगी। अच्छा सच्ची बात यह है कि मुझे आज की क्लास का ना याद भी नहीं था, मतलब मैं वैसे जहन में नहीं था कि आज पीर है या जो भी है। तो मुझे अचानक जो है वो सुबह वाइफ ने कहा कि आपकी तो आईजे की क्लास भी होगी, तो मैंने कहा अरे हाँ क्लास भी होगी, बिल्कुल होगी। तो वो क्लास है क्योंकि यूनिवर्सिटी की क्लासेस हमने ऑफ़ कर दी ना, वो तो आखिरी अशरे से ही ऑफ़ की हुई हैं, तो इस वजह से ये आईजे के वाली क्लास भी मेरे जहन से थोड़ी स्किप हुई हुई थी। ठीक है जी, देख उल्टा लेंगे। टेस्ट रख दिया इन्होंने। अच्छा टेस्ट भी रख दिया, तो अच्छी बात है भाई, थोड़ा सा पढ़ लो यार। चलें यहीं तक रखें, राव कह रहा है मुझे नानी के घर जाना है। ठीक है राव आप जाएं, अल्लाह हाफिज़। चलें। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। वो वहीं पे अच्छा ही है सर। हाँ, अच्छा वहीं पे है। चलें अब ज़रा सुनिएगा। वैसे बाय द वे मैं भी अपनी बच्चों के नानी के घर पे आया हूँ अभी ना, इफ्तार था तो वो इस वजह से। चलें 62 देखते हैं। तो तो ये ना सर छुट्टी एंजॉय करें आप। हाँ हाँ, सर अभी अभी क्लास सर ले लो बस। ससुरालियों को टाइम दें सर, ये क्या बात हुई सर? दे देंगे, कोई ऐसा मसला सर नहीं इतना है। लंबा सफर करके अगर चले ही गए हैं तो फिर कर लीजिए सफर इंग्लिश का। नहीं नहीं, वो इंग्लिश का और उर्दू का दोनों सफ़र हो गए, अब कोई सफ़र नहीं है। चलो इधर यहाँ देखो। अच्छा ऐसा करते हैं, मीटिंग एंड करके वापस आते हैं। मीटिंग एंड करके वापस आ रहे हैं, भागना नहीं भाई, वापस आना तो है। मीटिंग एंड करते हैं, वापस आना है सर। जी जी थोड़े वापस आना है, वापस आना है रास्ता वापस। ना भटक जाए सर हम। नहीं नहीं सर आप सर